हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। चलिए, प्रीवियस सेशन में आप देखेंगे तो मैंने करीब 13 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर दी हैं। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, जैसे साइज। आप लोगों की एनसीईआरटी में एक सवाल है, इन द मिडवे ऑफ द 3D सीरीज साइज बिकम कांस्टेंट वाई। तो अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साइज पहले घटेगा फिर कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ जाता है। ये लॉजिक है, ठीक है ना। मैं ये भी जानता हूं कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अब बहुत ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज इज एंड द एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद करने का तरीका क्या बताया था सर ने? साइंस टीचर विनीता कुमार मांगे फेविकॉल निकुंजन, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज 3D14S2, राइट। D1, D2, D3, D5 और इस तरीके से D10 तक हम लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को पता है एक्सेप्शनली हमारे पास आते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझे। सी, अब मैं जानता हूं कि सर इनिशियली साइज घटा क्यों, उसका लॉजिक समझिए। आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है डी में, दूसरा इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा हूं लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है, दूसरा भर रहा हूं, तीसरा भर रहा हूं, तो आप क्या देख पा रहे हो? इनिशियली रिपल्शन बहुत कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो क्या ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इनिशियली डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर द शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन इन द मिडवे ऑफ द 3D सीरीज ऐसा कहा जाता है, इसका लॉजिक ये दिया जाता है कि मिडवे ऑफ द 3D सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इज जस्ट बैलेंस बाय द शील्डिंग इफेक्ट, सो साइज बिकम कांस्टेंट। तो शायद आप लोगों के ऊपर वाले सवाल का आंसर आ चुका है। आगे का भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। D7 to D10, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली साइज घटा, देन कांस्टेंट, देन बढ़ गया। बोलो बात समझ में आई क्या? तो यहाँ तक सभी बच्चों को ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, ये तो चलो सीबीएसई मटेरियल हो गया, लेकिन अगर रियल डेटा पूछ ले आप लोगों से, कंपेरिजन पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? सी, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूटी, क्या बोला मैंने? स्कूटी में मतलब मैं बोल रहा हूँ स्कूटी में जिंक वैसे, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कांस्टेंट साइज के एलिमेंट हैं, जो मुझे सिखाया गया कि वो क्या पता क्रोमियम, एमएन, आयरन होंगे, वो गलत था। जो रियल डेटा है वो मेरे सामने है। स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ये सभी एलिमेंट्स इक्वल साइज के लगाए जाते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको अपने दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। फिर है नोट डालकर मैंने कुछ बातें लिखी है। मान लीजिए कि यही ऑर्डर आ जाए, एमएन, कोबाल्ट, निकल और जिंक, अरेंज दीज एलिमेंट इनटू देयर एटॉमिक साइज। तो जिसको ऊपर वाली सीरीज का ज्ञान नहीं है वो इस सवाल को नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगेगा लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? घटता है। जब लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो जिंक का साइज सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जिंक का साइज तो सबसे बड़ा है यहाँ पर। इसका लॉजिक ये भी कह सकते हो कि जिंक क्योंकि हाफ फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो इसलिए यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब एक सवाल आता है, मान लो ये 3D सीरीज का 4D या 5D, स्कैंडियम, वाई और लेंथेनम, राइट। तो इनमें अगर कोई मुझसे ऑर्डर पूछेगा साइज का, तो नो डाउट टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम साइज आप लोगों को बढ़ाना है, सिंपल है। लेकिन अगर यही ऑर्डर वो आपसे 4th ग्रुप के अंदर पूछता है, वेयर टी इज द टाइटेनियम, राइट, देन जर्कोनियम, देन हाफेनियम, तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। और इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन है सर, यहाँ लेंथेनम के बाद पूरी 14 एलिमेंट की एक सीरीज आती है जिसको मैं लेंथेनॉइड्स बोलता हूँ।
ड्यू टू दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द साइज, दैट्स व्हाई द साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफेनियम बिकम सेम। तो टॉप टू बॉटम अगर मैं देखूं, टॉप टू बॉटम देखूं तो साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, लेकिन जर्कोनियम का मैक्सिमम नहीं है, इन दोनों का साइज कंपेरेबली सेम हो जाता है, एंड द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, आपने क्लास 11th में पीरियोडिसिटी में इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर टास्क है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए डन, बहुत ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही है, मेल्टिंग पॉइंट। सी मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक के अंदर ऐसे कहा जाता है कि जितने ज्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ जाता है। भाई जिसके पास ज्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये हमें सिखाया गया। तो मुझे एक बात बताइए, स्कैंडियम से Mn तक आने में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा ही 6 इलेक्ट्रॉन आप डी में डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर घटने लगेगा। तो जर्नल ऑर्डर ये हो सकता है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए और याद रहे कि मेल्टिंग, अच्छा डी के अंदर अगर लोग जाने तो डी के अंदर D0 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D5 हाफ फिल्ड स्टेबल है, और D10 क्या है, फुली फिल्ड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये नो फिल्ड है। यहाँ कोई फील्ड ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होता, इसलिए ये भी एक टाइप की स्टेबिलिटी ही काउंट होती है, राइट। इसका कर्व जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ये 3D सीरीज है बच्चों, ये 4D सीरीज है, और ये मेरे पास 5D सीरीज है, राइट। ऑब्जर्व करते हैं पहले 3D सीरीज से, स्कैंडियम से आगे जाते 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 पहले क्रोमियम, उसके बाद Mn, फिर देखिए डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन सर यहाँ तो 3D5 था, उसके बावजूद भी डाउनफॉल हो गया। उसका रीजन क्या है, अगेन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, अगर एलिमेंट किसी भी तरीके से स्टेबल हो रहा है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे, और जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा। एक्सेप्शनली Mn शो लेस मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन, दिस इज द ओनली रीजन। सर क्रोमियम भी तो 3D5 होता है माना, लेकिन 4s1 भी तो होता है। एक तरफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है जबकि दूसरी तरफ S के अंदर अनस्टेबिलिटी है, यही रीजन है कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसे ही 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन नाम के एलिमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जिंक कैडमियम मरकरी में मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आप लोग जानते भी हो। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड है, इसको लिक्विड मेटल आप लोग बोल देते हैं, राइट। चलिए सवाल आया कि भाई Mn और Tc लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, क्यों? द रीजन इज हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई पहले से ही स्टेबल है तो उसको ज़रूरत क्या है फर्दर बॉन्ड बनाने की, तो लेस dd बॉन्डिंग, लेस dd या मेटल मेटल बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट, जिंक कैडमियम मरकरी हैव लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगेन बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, और मैं ये कह सकता हूँ कि ना के बराबर dd स्टेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, नोट डालकर मैं एक बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कोई मुझसे पूछेगा तो टंगस्टन W। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एक सूर्य का बल्ब आता है, अभी भी आता होगा शायद, तो टंगस्टन वायर होती है उसके अंदर, कुछ नहीं, हाई टेम्परेचर को भी वो रिटेन कर सके, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज W। चलिए अगर कोई पीरियोडिक टेबल में पूछेगा देन, तो उस केस में आंसर होगा क्या, डायमंड। अगर कोई मुझसे पूछता है कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी सीरीज एलिमेंट, लोवेस्ट, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे हैं, दैट इज मरकरी। लेकिन कोई पूछता है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल, देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट मरकरी, इट इज हीलियम। क्या आंसर होगा, हीलियम। तो ये आप लोग जो है पिन पॉइंट्स हैं, आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, देखिए सफलता का एक ही रास्ता है जिसका नाम है मेहनत। जो जितनी मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसको अपनी सीट्स जो हैं या उसके जो कहते हैं ना कर्म का मतलब यही है मेहनत से,
ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ में कर्म कोई दूसरे कर्म नहीं है, कर्म का मतलब ये है स्टूडेंट लाइफ में कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और पढ़ाई के अनेक प्रकार होते हैं, कोई बोलता रहे कुछ भी, लेकिन जैसे पैसे का काम पैसा करता है ना, पेट में भूख लगी उसका काम खाना ही करेगा, ऐसे ही सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए। चलो हम लोग बात कर ले डेंसिटी की। तो डेंसिटी अगर मेरे पास है तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए सर, डेंसिटी दुनियादारी में तो मास अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन आपने हमें पहले भी सिखाई थी कि डेंसिटी का मतलब होता है एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सर ये क्या मतलब, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम? यस, आप लोगों ने सुना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अच्छा चलो छोड़ो, आप लोगों ने सुना है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ऐसे ही मास डेंसिटी होती है जिसको हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, बट दैट डेंसिटी इज नोन एज मास डेंसिटी, बिकॉज मास डेंसिटी इज ऑल अबाउट मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्लियर? तो ये डेटा समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बात पता है कि सर टॉप टू बॉटम अगर मैं पीरियड में चलूं तो मास वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ता है। मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मास वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम डेंसिटी भी बढ़ती है। कोई पूछेगा 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है, 4D का कोई एलिमेंट है, 5D का कोई एलिमेंट है, तो इनको अरेंज कर दीजिए। आंसर आप लोगों के सामने है। नोट डालकर यहाँ पर मैंने एक बात फिर से लिखी है, पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं, 3D सीरीज के अंदर मैं नॉट 3D सीरीज, इट इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर जो मैक्सिमम डेंसिटी रखने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप बोलेंगे ऑस्मियम एंड इरिडियम। इन दोनों की कंपेरेबल डेंसिटी होती है लगभग बराबर, लेकिन कोई पूछने लगे नहीं नहीं बताओ जी इन दोनों में भी किसकी ज़्यादा है, तो इरिडियम, इरिडियम हैवी मेटल होता है। चलिए, और लोवेस्ट डेंसिटी किसकी पाई जाएगी बेटा जी डी ब्लॉक के अंदर, दैट इज स्कैंडियम। किसकी पाई जाएगी? स्कैंडियम। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों देखिए, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, लेकिन डी ब्लॉक में जस्ट अपोजिट, टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सर पी ब्लॉक में क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इसका मतलब ये हो गया सर, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे हायर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे Pt+2 Pt+4, तो ऑब्वियसली Pt+2 क्या होगा? अनस्टेबल एज कम्पेयर टू Pt+4। ऐसी यहाँ पर, लेकिन निकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम बढ़ती है। ये तो बिल्कुल टॉप पर ही है ना, ठीक है ना। तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके चलो देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को ये बात बताई है कि भाई स्कैंडियम है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जिंक तक का लिखा हुआ है, जो बार बार मैं लगभग हर क्लास के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखवा देता हूँ। चलिए, एक स्टेबिलिटी D0, एक D5 और D10, जस्ट अभी मैंने रिपीट किया। सी, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, पहले यहाँ से आइए। आप लोगों ने LIC एजेंट का नाम सुना है? क्या काम करते हैं? पॉलिसी कर देते हैं। किसकी? आपकी या मेरी? मान लो अगर आप LIC एजेंट है, आपको ही क्यों बनाए LIC एजेंट, मान लो LIC एजेंट है कोई भी, तो LIC एजेंट का काम होता है अपनी पॉलिसी हो या ना हो दूसरे के कर देंगे, है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बता के पॉलिसी चेप देते हैं। अब ध्यान से सुनो, एजेंट जहाँ लग जाए मतलब समझ जाओ तो दूसरों का काम करें। मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, सीधी सी बात। चलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, एजेंट, नेचर, करेक्टर और पावर, ये चारों एक ही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये चारों एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई स्पीसीज अपना ऑक्सीडेशन कर रही है तो उस केस में उसको क्या बोल देना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने बोला अगर मैं अपना ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो आपका क्या होगा? रिडक्शन। और आपका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा? समझ रहे हो ना, रिडक्शन। तो सीधी सी बात मैंने यहाँ पर आपसे पूछी, आयरन +2 है और ये आयरन +3 है, इन दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो आपने बोला सर आयरन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3d6 4s2, आयरन +2 में जाएंगे तो दिस इज 3d6,
लेकिन आयरन +3 में जाते हैं, दिस इज 3d5, और आप जानते हो 3d5 बिकम हाफ फिल्ड। कैसा फील्ड है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड के अंदर होती है स्टेबिलिटी, उस स्टेबिलिटी को ब्रेक करना मुश्किल होता है। लेकिन ये 3d6 है, ये चाहता है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं और 3d5 हो जाऊं। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हेयर आयरन +2 इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सर एक और करा देना, मान लो Mn+2 Mn+3, इनमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो आप बोलेंगे सर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं बोलूं Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s2। Mn+2 देखेंगे तो 3d5, Mn+3 देखेंगे तो 3d4। अब एक बात समझो, 5 तो पहले से ही स्टेबल है। अब 3d4 क्या चाहता है? वो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो खुद का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। और जो खुद का रिडक्शन करेंगे वो दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Mn+3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाले हैं। चलिए, होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्दी से नोट करिए प्लीज। चलिए तो आगे मूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक और आता है यहाँ पर जिसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मुझसे ये टॉपिक पढ़ा है, दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सम ऑफ व्हाट सब्लिमेशन एनर्जी, राइट, माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। सर हमने तो ये पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, वही है। एक्चुअल में मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, वो कैसे और उसका लॉजिक क्या है ध्यान से समझे। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जब कभी भी किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, और गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को तभी बाहर निकाला जा सकता है जब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए? प्लस। एनर्जी क्या होगी? प्लस। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है सर? सॉलिड को किसी गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों जरा हाइड्रेशन की बात करें। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जब 1 मोल किसी कंपाउंड को वाटर में डालें और वाटर उस कंपाउंड से अट्रैक्शन करें तो एनर्जी को रिलीज होता है। उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम ही क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब पहली और दूसरी जो एनर्जी है इनमें आपको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये एक रिलीजिंग एनर्जी है, और रिलीजिंग एनर्जी होने के नाते डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अब सर यहाँ पर एक बात बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी होगी। क्या बोला मैंने? लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैं मानता हूं मान लो ए है, कोई ए स्पीसीज है, उसके 2 आयन है A+2 और A+1। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो A+ और A+2 में से विच वन इज मोर स्टेबल? A+2। उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, वो सीखते हैं। चलो एक सवाल आता है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इन द 3D सीरीज इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई? 3D सीरीज यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में से केवल कॉपर ही +1 या मैं बोलूँ प्लस रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। कितना? 0.34 वोल्ट। कितना? 0.34 वोल्ट। इसका मतलब उसका क्या लॉजिक है? चलो आप ये समझो, आप केमिस्ट्री जानते नहीं हो, छोड़ दो इन बातों को। आप ये समझो ये ई सेल की वैल्यू प्लस कब आएगी? सर ये वाली बात माइनस है सर, ये दोनों बात प्लस है जब ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगी, हाँ या ना? जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम और सम ऑफ आयोनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी आर हायर, दिस इज द ओनली केस वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव इनटू द केस ऑफ कॉपर। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके सामने है। अगला सवाल आता है, ध्यान से सुनेंगे। कॉपर +2, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, दिस इज 3d10 4s1, राइट। प्यारे बच्चों 3d10 4s1, अगर कॉपर +1 देखूंगा तो 3d10 ऑब्वियसली, 3+2 देखूंगा तो 3d9। आप बताइए क्या 3d10 का मतलब फुली फिल्ड है? लेकिन प्यारे बच्चों गैसियस स्टेट में नो डाउट कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2, बट द स्टेट मस्ट बी गैसियस। सर अगर एक्वस हुआ तो फिर पार्ट प्ले कौन कर सकता है? हाइड्रेशन एनर्जी।
चलिए सुनो, कॉपर प्लस 2 शो मोर स्टेबिलिटी देन कॉपर प्लस 1 इन एक्वस सोल्यूशन। वाई? कॉपर प्लस 1 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जबकि ऊपर गैसेस में क्या थी, ज्यादा थी। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि कॉपर प्लस 2 का एक्वस सोल्यूशन में स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए सवाल, इसका आंसर दो तरीके से दिया जाता है। कैसे? सर कॉपर प्लस 2 अगर ज़्यादा है कॉपर प्लस 1 से, तो इसका बेहद आसान आंसर ये होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर दो। कैसे? लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई दो ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो कॉपर प्लस 1 या कॉपर प्लस 2। मैं कह रहा हूँ कॉपर प्लस 2 को आप लोगों को बढ़ाना है, स्टेबल करना है, तो हिट एंड ट्रायल लगा लो। सर ने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को घटा दो, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को घटाने के लिए एक ही पैरामीटर काम करेगा जिसका नाम हाइड्रेशन एनर्जी है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। आंसर आ चुका है। और जितना लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा कॉपर क्या करेगा बेटा जी, कॉपर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसका मतलब मैंने लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज इंक्रीजेस, सो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज डिक्रीजेस, एंड वी नो दैट लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। लेकिन यार ये रीजन ना, ये हमें बच्चागिरी लगती है। मतलब ठीक है, अब एनसीईआरटी लिखती है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना भाई। मैं कह रहा हूँ 1 लीटर पानी है। क्या है? 1 लीटर पानी। पानी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग जानते हो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बनते हैं। मेरे पास एक कॉपर प्लस है और एक कॉपर प्लस 2 है। बात को सुनना, कॉपर प्लस 1 का साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर ने सिखाया था जब इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो साइज इसका क्या होगा, छोटा। इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। मैं दोनों को पानी में डाल रहा हूँ, और जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो बताओ वाटर के मॉलिक्यूल इससे अटैक करना चाहेंगे, इससे, यानी कि कॉपर प्लस 2 से अटैक करना चाहेंगे कॉपर प्लस 1 से इफेक्टिवली। तो आप कहोगे सर वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। आप मुझे बताइए, जब कॉपर प्लस 2 का साइज छोटा है तो क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड वाटर के साथ मजबूत बनने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा करने के लिए वाटर को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। और जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है प्यारे बच्चों, तब सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं बोल रहा हूँ कॉपर प्लस 1 का साइज बड़ा और कॉपर प्लस 2 का साइज छोटा। साइज छोटा तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जैसे ही आप वाटर में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल उस पर इफेक्टिवली अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल। तो पता लग गया वाई कॉपर प्लस 2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट into the case of copper plus 2 the water molecule can easily or effectively attack for the bonding. why? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, वो कम एरिया में है या कम वॉल्यूम में है, जबकि कॉपर प्लस 1 में कॉपर प्लस 2 की प्रेजेंस या कंपेयर में क्या है, वो ज़्यादा एरिया है बिकॉज ऑफ हायर साइज। तो होप ये कंटेंट, ये जो सेकंड पॉइंट, सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों को यूनिक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, राइट। चलिए, तो अब क्लास को तो हम लोग ओवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी ऑनलाइन बच्चे मुझे देख रहे हैं या आने वाले समय में मुझे देखेंगे, आप ये बात समझ लीजिए, मैं बार बार इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ, क्या कि एक ही सफलता का राज है, उसका नाम है मेहनत। सर मेहनत करते करते ना बड़ी बोरियत आ जाती है कभी कभी, सबके साथ होता है। आप नए नहीं हो, आप नए नहीं हो, सबके साथ। और ना तो कोई 2 मिनट की वीडियो देखने से मोटिवेशन आता, ना 10 मिनट की वीडियो। मोटिवेशन होता है अपने अंदर, वो अपने परिवार की, अपनी खुद की, वो एक कमी ढूंढो जिसको तुम ओवरकम करना चाहते हो, और उसी को अपना मोटिवेशन बनाओ और बस रफ्तार पकड़ लो। ये सुबह उठ कर पढ़ना चाहिए, रात को सोते सोते पढ़ना चाहिए, या सुबह उठने से पहले ही पढ़ लेना चाहिए, ये बेकार का ज्ञान है। अगली बात समझ में, इनकी बातों में बिल्कुल बिलीव ना करें, ये केवल उलझने के लिए ही है। आप वो पिन पॉइंट ढूंढिए जो आपको बार बार पिन कर रहा है। अब हम अपनी पुरानी बातों को अब कैसे उसको बोले, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी रही जो लगता था कि जल्दी से पैसा कमाएं और ये, या जल्दी से सक्सेस लें और ये चीज़ें ख़त्म कर दें। बिल्कुल
और ऐसा ही कर दिया। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, वो पिन पॉइंट ढूंढो जो आपको परेशान कर रहा है, जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब वो चाहे गरीबी है, चाहे वो बहुत अमीरी है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सबके जीवन में एक ना एक स्टेट ऐसी है जिस पर दुख होता रहता है, तो उसी को अपना मोटिवेशन बनाओ और लग जाओ। कोशिश करो जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। मुश्किल पढ़ो तो और खुश हुआ करो। कोई चीज़ मुश्किल है, मुश्किल तुम्हें लग रही है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ रही है तो मतलब सबको समझ में आ रही है। आप लोगों को बाकी 14 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसमें से जो है 50,000 में, 20,000 में, 10,000 में, 5,000 में अंडर 2000 रैंक लानी है, अंडर 100 रैंक लानी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। और बहुत किताबों के चक्कर में ना पड़े, बहुत किताबों के चक्कर में ना पड़े। सर के नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपी। और कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई 2 4 5 सवाल ऊपर नीचे है ना, दोस्त ने बोल दिया ये सवाल करके दिखा, अवॉइड, सीधा अवॉइड करो। बोला नहीं होगा मुझसे, ना मुझसे पूछ, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लड़ाई अपने आप से है और किसी से नहीं है। चलिए आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल गया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप चलिए मेहनत करिए। थैंक यू।